ऐसी कोई मंजिल नहीं कि जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं। तो चलिएगा इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 केस स्टडी देखेंगे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने अपना चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग कर लिया है कंप्लीट। अगर आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में किसी कारणवश चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़ा है तो गाइस आप एमएस क्लासेस पे आगे पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 12 बीएसटी की प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे गाइस आपको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। और गाइस उन वीडियोस में हमने जो है चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग बहुत बेसिक से डिस्कस किया है। तो चलिए जल्दी से हम 5 टॉप केस स्टडी देख लेते हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से। और गाइस ये 5 केस स्टडी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछी गई है। जैसे ये वाली केस स्टडी जो है, पहली केस स्टडी जो है गाइस सीबीएसई के 2015 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। तो चलिए जल्दी से हम इसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे क्या है, एक अलायंस लिमिटेड है जो कि प्लास्टिक की बाल्टीज वगैरह बनाती है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एक दिन में 100 बाल्टीज बनाए। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए जितने भी वहाँ के डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन आए, एक दूसरे से वो इंटरलिंक करें। और वहाँ पे जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के डिपार्टमेंट जो है इंटरलिंक कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। उसके बाद धीरे से वहाँ पे गाइस क्लैरिटी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि वर्कर्स को पता है कि वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे अगर कोई भी काम टाइमली नहीं होता है, कोई मिस्टेक आ जाती है। उसके बाद सुपीरियर किसको करेगा, सुपीरियर अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से इस वाली केस स्टडी में आपसे क्या पूछा गया है, ये तो हुई केस स्टडी। और आपसे लास्ट में पूछा गया है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव, यानी कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो 5 फंक्शन है। पहला ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। इन 5 में से कौन सा एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया गया उसका गाइस आपको यहाँ पे नाम बताना है। मैं थोड़ा सा गाइस आपको हिंट दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी जो रिलेशनशिप है ये भी क्लियर है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था बताओ, ये हमने जो है गाइस अपने चैप्टर 5वां ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, शाबाश, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। आई होप गाइस आपको एक केस स्टडी समझ में आ गई होगी। अब चलिए जल्दी से चलते हैं हम दूसरी वाली केस स्टडी की ओर। तो चलिए जल्दी से हम दूसरी वाली केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस दूसरी वाली केस स्टडी आपके सामने ये रही। ठीक है, तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ, उसके बाद गाइस आप खुद आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, कोई स्टीलो लिमिटेड है, उसने गाइस डिसाइड किया है कि वो अपनी फैक्ट्री लगाएगी बैकग्राउंड एरिया में। कौन से बैकग्राउंड एरिया में, उड़ीसा के बैकग्राउंड एरिया में। वो करती क्या है गाइस, वो स्टील मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद गाइस वहाँ पे जो है उड़ीसा के उस एरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, और इसलिए गाइस वहाँ पे जो है स्टीलो लिमिटेड के इस डिसीजन के लिए वहाँ के लोगों ने उनको वेलकम किया है। ठीक है, उनको गाइस वेलकम किया, उनका स्वागत किया है। और गाइस वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टील लिमिटेड ने क्या किया है कि वो फैसिलिटी दे क्या, स्कूल की, हॉस्पिटल की और मार्केट की, अपने ही फैक्ट्री के अंदर जो भी वहाँ के जो गाइस वर्कर्स वगैरह उस फैक्ट्री में काम करेंगे उनके लिए, स्कूल के, उनके बच्चों के स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के और मार्केट के लिए फैसिलिटी उन्हें देगी। और ये फैसिलिटी क्यों दी गई है, जिससे कि पीपल अट्रैक्ट हो वहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद गाइस स्टील लिमिटेड ने गाइस जो है बहुत ह्यूज प्रॉफिट को कमाने लगी है। उसके बाद जो वहाँ के कंपटीटर थे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से बात की जिसका नाम है असलम। उन्होंने असलम को कहा है, ठीक है, कंपटीटर कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा है जिसका नाम है असलम कि आप इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या कारण है कि जिससे स्टीलो लिमिटेड जो है इतना तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है, ह्यूज प्रॉफिट, वो ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रही है हमसे ज़्यादा। ठीक है, तभी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए असलम को बुलाया होगा, उनसे ज़्यादा ही वो प्रॉफिट वगैरह कमा रहा होगा। ठीक है, तो असलम ने क्या किया, ठीक है, कंपनीज वगैरह को फाउंड वगैरह करा होगा। उसके बाद उसने क्या देखा है कि जो स्टीलो लिमिटेड है उसमें जो है वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उसमें सिस्टमैटिक तरीके से एक तरह से कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जितनी वहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें सभी में जो है कोऑर्डिनेशन है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर रही है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उसमें कोऑर्डिनेशन है, सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद क्या कहा गया इसमें कि वहाँ पे एम्प्लॉय को गाइस पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
स्टीलो लिमिटेड के वर्कर्स को बहुत अच्छे से पता है। दो भाई लेकिन गाइस स्टीलो लिमिटेड में और जो ये कंपटीटर कंपनीज है इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या कि जो स्टीलो लिमिटेड है उसमें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ना गाइस वो क्या है, इन ऑल द डायरेक्शन। उसके बाद लेकिन जो कंपीटिटिंग कंपनी है यानी कंपटीटर्स की कंपनी है उसमें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे वो स्केलर चेन फॉलो करते हैं। स्केलर चेन का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे ए बी और सी ये 3 वर्कर्स हैं, ठीक है। अगर यानी कि मान लो ये मैनेजर हो गया, ये सुपीरियर हो गया और ये वर्कर हो गया। अगर सी को ए से कोई बात करें तो पहले ये बी पे जाएगा, फिर बी जो है ए पे जाएगा। ये तो ये क्या होगी, स्केलर चेन। ये कौन फॉलो कर रहा है, स्टीलो लिमिटेड के कंपटीटर कंपनी। उसके बाद स्टीलो लिमिटेड क्या फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन। यानी अगर सी को ए से बात करनी है तो धड़ल्ले से डायरेक्ट जाके ए से बात कर सकता है। तो मेनली गाइस ये डिफरेंस देखने को मिला किसको, असलम को। तो गाइस ये तो केस स्टडी होगी, ये कहानी होगी, मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले गाइस आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी, आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कौन सी स्टीलो। उसके कंप्यूटर की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे स्टीलो की बात कर रहे हैं कि और द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन। इस वजह से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन, इसकी वजह से आपको बताना है, इस लाइन की वजह से आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टीलो लिमिटेड है। तो वैसे हमने 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, पहले क्या थी फॉर्मल, दूसरी कौन सी थी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में से बताओ कौन सी आएगी, बताओ जल्दी से। देखो गाइस मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कराई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें एक आपको डिफरेंस भी कराया था, अगर आपने पढ़ा हो। जब मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस कराया था तो मैंने फिर उसमें एक पॉइंट कराया था आपको, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पढ़ा है आपने, अच्छी बात है। नहीं पढ़ाया तो मैं बताता हूँ गाइस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है गाइस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है, स्केलर चेन का, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताओ जल्दी से। शाबाश, जिन बच्चों ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला है उनके लिए जोरदार तालियां, ठीक है, क्योंकि पहले इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इन ऑल द डायरेक्शन होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एडवांटेज बताने हैं ए पार्ट के, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने बताई है उसके आपको एडवांटेज बताने हैं। तो गाइस आप जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई 1 या 2 एडवांटेज बता दोगे, ठीक है। ये गाइस आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो 2 नंबर का आता है तो आप 2 पॉइंट लिख दोगे, अगर 3 नंबर का आता है तो आप 3 पॉइंट लिख दोगे, अगर 1 नंबर का आता है तो आप 1 पॉइंट लिख दोगे, 1 एडवांटेज लिख दोगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको गाइस 2 वैल्यू बतानी है जो स्टीलो लिमिटेड सोसाइटी को बताना चाहती है, ठीक है। पहली तो हो जाएगी क्या, बताओ। पहला तो हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा हो जाएगा ट्रस्ट। आई होप गाइस आपको दूसरी वाली केस स्टडी भी समझ में आ गई होगी। और गाइस ये वाली केस स्टडी 2016 में सीबीएसई का एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। तो चलिए जल्दी से हम तीसरी वाली केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस थर्ड वाली केस स्टडी आपके सामने ये रही। इसमें क्या है गाइस, कोई अमन चंद्रा है, ठीक है, जो कि बुलसाई जिसकी कंपनी है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्या, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ठीक है। कोई साइबर अटैक वगैरह हो जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना, उसका जवाब देना, ठीक है, साइबर अटैक्स का एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डाटा, जो गाइस आपका डाटा है उसको संभाल के रखना, ये सब जो है अमन चंद्रा का काम है। और गाइस ये सिर्फ इसको काम ही नहीं समझता, बल्कि इस काम को गाइस वो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ वो इस काम को करता है। और शायद इसी वजह से गाइस वो जो है गाइस सोसाइटी में बहुत रेपुटेटेड है। और गाइस इसी वजह से जो है उसका जो बिजनेस था वो डे बाय डे जो है ग्रो हो रहा था, ठीक है। उसके बाद गाइस इसे जो है गाइस एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ठीक है। और उसके बाद गाइस इसके पास जो है काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया। इसको ये लग रहा था कि ये खुद इतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अपने कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर भी ध्यान देना था। तो गाइस इसने कोई कॉलेज में कैंपस जो है कैंपस प्लेसमेंट चल रही थी, तो वहाँ से इसने 2 ईशान और वृंदा को हायर कर लिया। इसको लग रहा था कि ये दोनों जो है गाइस इनमें क्षमता है काम करने की, उत्साह भी है और इनके ऊपर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। और गाइस अमन चंद्रा ने जो ये कौन है, ईशान और वृंदा ने भी अमन चंद्रा का जो है ये विश्वास बनाए रखा और काम को टाइमली कंप्लीट करके दे दिया। और इसकी वजह से गाइस अमन चंद्रा को क्या हेल्प हुई कि ना ही उसका सिर्फ जो प्रोजेक्ट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वही टाइमली कंप्लीट हुआ, बल्कि जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो भी अब बढ़ गया। क्योंकि गाइस जो उसे यहाँ से प्रोजेक्ट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से, उसने ये काम किसको दे दिया, ईशान और वृंदा को, जिसने गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से काम को टाइमली कंप्लीट कर दिया। और अमन चंद्रा ने गाइस अपने जो खुद का काम वो कर रहा था उसके ऊपर भी उसने ध्यान रखा, उसको भी उसने वो अचीव कर लिया होगा। और गाइस
दूसरा ईशान और वृंदा को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिली है एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करने की, एक्सरसाइज करने की, साथ के साथ खुद को डेवलप करने की, ये अपॉर्चुनिटी ईशान और वृंदा को मिली है। तो गाइस ये तो हो गई केस स्टडी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो गाइस आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अमन चंद्रा ने कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है जिसकी वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति फोकस रहा। तो गाइस बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा, बताओ। तो गाइस बहुत से बच्चे यहाँ पे दो आंसर करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन और कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो गाइस आंसर को मैं आपको पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस हम पहले बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। देखो गाइस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैनेजर है, सुपीरियर है और वर्कर है। इस मैनेजर ने गाइस काम दिया किसको, सुपीरियर को, और सुपीरियर को ये लग रहा है कि ये काम नहीं कर पाएगा इतना सारा, तो इसने क्या करा, एक आगे वर्कर हायर करे और उसको ये काम दे दिया। तो ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद अगर ये वर्कर टाइमली काम कंप्लीट नहीं करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, सुपीरियर की, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही जो है सुपीरियर देगा मैनेजर को, ना कि ये वर्कर। तो ये तो होगी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, मान लो मैनेजर है, सुपीरियर है और वर्कर है। उसमें क्या होता है गाइस, मैंने आपको पढ़ा रखा है, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। इसमें गाइस मैनेजर जो है काम देता है सुपीरियर को और वर्कर्स को भी, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों खुद ब खुद जवाबदेही होंगे, अकाउंटेबल होंगे किसको, मैनेजर को। आई होप गाइस आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो गाइस अब इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस पैरे को दोबारा पढ़ो और यहाँ मुझे आंसर को कि इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आंसर होगा या डिसेंट्रलाइजेशन इसका आंसर होगा, बताओ। तो भाई जिन भी बच्चों ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आंसर बोला है उनके लिए जोरदार तालियां, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काम दिया किसको, अमन चंद्रा को, और फिर अमन चंद्रा ने ईशान और वृंदा को काम दिया है। अगर भाई ईशान और वृंदा काम करने में कैपेबल नहीं होते और वो टाइमली काम कंप्लीट नहीं करते तो भाई अमन चंद्रा अकाउंटेबल होता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो भाई इसलिए यहाँ पे जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका आंसर होगा, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों है और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इसका आंसर नहीं हुआ है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, आप 4 पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी मैंने आपको एडवांटेज करा रखे हैं, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता रखी है, वो गाइस आप 4 यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये भी केस स्टडी समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं जल्दी से अपनी फोर्थ वाली यानी कि सेकंड लास्ट केस स्टडी की ओर। ये गाइस सेकंड लास्ट यानी कि 4th नंबर की केस स्टडी आपके सामने ये रही। तो इसको भी मैं जल्दी से आपको बताता हूँ आपके साथ, हम जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होती रहती है, ये बहुत जो है कॉमन है हमारे इंडिया में, ठीक है। और कई बार जो है गाइस अप्लायंस वगैरह को जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बहुत नुकसान होता है और कई बार तो ये बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। पिछली बार जो है लाइट तेज आने की वजह से हमारा टीवी जो है उसका प्रॉपर डैमेज हो गया था, प्रॉपर खत्म हो गया था, ठीक है। तो गाइस अगर आपका भी लाइट कम या ज़्यादा वजह से कोई नुकसान हुआ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनगार्ड कंपनी ने गाइस डिसाइड किया है कि ये जो फ्लक्चुएशन होती रहती है कम ज़्यादा, इसके लिए गाइस वो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाएगी नॉर्थ इंडियन के लिए, और उसकी रेंज क्या रहेगी, उसकी इतनी रेंज ये रहेगी। उस एक बार गाइस अगर नॉर्थ इंडिया की जो गाइस जो डिमांड है वो एक बार टेक केयर होगी, उसके बाद गाइस हम और रीजन के लिए, इंडिया के जो और रीजन जैसे साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, इन दूसरे रीजन्स के लिए भी हम स्टेबलाइजर यानी वोल्टेज स्टेबलाइजर हम बनाएंगे जो इस रेंज के होंगे। उसके बाद गाइस उन्होंने जो है 3 अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए हैं जो कि ये स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर करेंगे साउथ वेस्ट और ईस्ट रीजन के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा रीजन टू रीजन। जैसे साउथ के लिए इन्होंने इस रेंज का स्टेबलाइजर बनाया था, नॉर्थ के लिए इन्होंने इस रेंज का स्टेबलाइजर बनाया था, साउथ के लिए कुछ अलग बनाए, वेस्ट के लिए कुछ अलग बनाए, ईस्ट के लिए कुछ अलग बनाए। तो गाइस ये तो हो गई आपके सामने केस स्टडी। अब हम बात करते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो एनगार्ड कंपनी है ये कौन सा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर यूज कर रही है, और फिर गाइस आपको उसी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज आपको बताने हैं, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने जो है गाइस क्या पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में। हमने 2 ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, पहला था फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा था डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों में हमने क्या पढ़ा था। देखो भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था कि हम जैसे फंक्शन के आधार पर हम जो है डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे परचेज का डिपार्टमेंट, परचेज से रिलेटेड जितने भी काम होगा परचेज डिपार्टमेंट जाएगा, सेल से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सेल में जाएगा, उसके बाद मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन ऐसा डिविजनल स्ट्रक्चर में नहीं होता था। इसमें क्या होता था, मान लो गाइस एक कंपनी है जो कि फुटवेयर भी बनाती है और बेबी प्रोडक्ट भी बनाती है, तो बेबी प्रोडक्ट का जो है एक तरह से
डिवीजन कर दिया जाएगा और फुटवेयर का जो है डिवीजन अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जैसे परचेज हो गया, उसके बाद सेल हो गया और उसके बाद मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया। तो गाइस ये मेनली डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, आप इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करोगे या आप इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करोगे। केस स्टडी की बात करूं, इस वाली केस स्टडी को थोड़ा एक बार दोबारा पढ़ के देखो और मुझे आंसर करो। क्या कह रहे हो, डिविजनल या फंक्शनल? जो भी बच्चे फंक्शनल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। और उसके बाद रहेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर कोई 2 एडवांटेज और 2 लिमिटेशन लिख दोगे। तो चलिए जल्दी से हम अपनी लास्ट वाली केस स्टडी पे डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को एंड कर देंगे जल्दी से। तो गाइस लास्ट वाली केस स्टडी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं सीबीएसई के 2019 के एग्जामिनेशन में ये केस स्टडी आपसे पूछी गई थी। तो चलिए गाइस लास्ट वाली केस स्टडी, 5th वाली केस स्टडी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाली केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो है एक यूमको लिमिटेड है जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है और उन 2 डिपार्टमेंट के हेड कौन है? एक डिपार्टमेंट का हेड है आराधना और दूसरे डिपार्टमेंट का हेड है कौन? गंधर्व। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस ये काफी अच्छे मैनेजर है क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको काफी मोटिवेट ये रखते हैं। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती है और गाइस ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति कम ध्यान देते हैं बल्कि अपने डिपार्टमेंट के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने डिपार्टमेंट के गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि कंपनी के गोल को। जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपस में चलती रहती है। ये बात गाइस कहीं ना कहीं जो यूमको लिमिटेड के सीईओ थे उसको ये बात पता चली, इसलिए गाइस इसने क्या किया, जो यूमको लिमिटेड का सीईओ था इसने गाइस अपॉइंट किया है किसको? एक कंसल्टेंट को जिसका नाम है रश्मि। और इस सीईओ ने रश्मि को कहा है कि आप जो है पता कराओ कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। तो गाइस रश्मि ने बताया कि जो यूमको लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज करती है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है और नैरो पर्सपेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो गाइस आपसे ये तो हुई केस स्टडी। अब हम बात करते हैं क्या पूछा गया है। इसमें गाइस आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूमको लिमिटेड यहाँ पे यूज कर दिया और उसी स्ट्रक्चर का आपको फिर कोई 3 एडवांटेज आपको बताने हैं। तो भाई इससे प्रीवियस वाली केस स्टडी में गाइस आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछा गया था और मैंने गाइस आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा, फंक्शनल आएगा या डिविजनल आएगा। देखो गाइस मैं आपको बता दूं ये केस स्टडी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है किसी एक स्ट्रक्चर का आपको लिमिटेशन दे रखी है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ये जो दोनों है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ रखे होंगे, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से पढ़ रखे होंगे, वही इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिमिटेशन किस डिपार्टमेंट की दे रखी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की दे रखी है? इसमें जो गाइस लिमिटेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर के जब मैंने आपको उसकी लिमिटेशन उसके डिसएडवांटेज आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो वहाँ के डिपार्टमेंट हेड है वो अपने डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसलिए गाइस मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है कंसेप्ट को, 2 टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर में, उसको आप अच्छे से स्टडी एक बार कर लिया करो। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर की आपको लिमिटेशन दे रखी है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन दे रखी है। उसके बाद गाइस आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूमको लिमिटेड यूज करें। तो जिन बच्चे ने फंक्शनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन पर रखी होंगी वो इजीली आंसर कर देगा। उसके बाद गाइस आपको कोई 3 एडवांटेज या 3 इंपॉर्टेंस आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर की आपने बता देंगे। तो गाइस लीजिए 5 केस स्टडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन से। अगर इन 5 केस स्टडी में अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको इन 5 केस स्टडी की PDF फाइल चाहिए तो गाइस आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेकर आता रहता हूँ जो गाइस कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।